हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोगों को कल के वीडियो में बता चुकी हूँ कि 71वीं बीपीएससी और बीएससी रेलवे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ये नया सीरीज स्टार्ट किया गया है जो VVI MCQ है। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। साथ साथ आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो आइए देर ना करते हुए आज के क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व में दालों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है भारत का दाल उत्पादन में? भारत का स्थान प्रथम है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम है। जैसा कि भारत दाल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, वैसे ही दाल के उपभोग में जितना उत्पादन करता है भारत, उससे ज्यादा उपभोग भी कर लेता है। इस कारण से भारत को दाल इतना ज्यादा उत्पादन करने के बावजूद भी उसे आयात करने की नौबत आती है। ठीक है, तो भारत जितना दाल उत्पादन करता है उससे ज्यादा उपभोग भी कर लेता है और दाल उत्पादन में प्रथम स्थान पे तो भारत है। उत्पादन में अगर विश्व की बात की जाए तो प्रथम स्थान पे भारत हो जाएगा, लेकिन अगर वही भारत में बोर्ड पूछ लेगा आपसे कि भारत में सर्वाधिक दाल का उत्पादन किस राज्य करता है, कौन सा राज्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री वेनसांग ने लगभग उपमहाद्वीपों की यात्रा की तिथि वर्षों से पहले भारतीय में किया जाए। क्वेश्चन मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि बौद्ध यात्री जो वेनसांग है वो कौन से वर्षों में भारत का यात्रा किया हुआ था, भारत उपमहाद्वीपों का यात्रा किया हुआ था। तो कौन सा इसमें कौन सा वर्ष हो जाएगा आपका? देखिए, एक तो है क्या 1100 के लमसम में या 2000, एक लगभग है, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन लगभग। तो वो किया था 1400 वर्ष पहले। कितने साल पहले? 1400 वर्ष पहले किया था। जैसा कि आप मैं बता दूं कि 629 ईस्वी में 629 में वेनसांग भारत के यात्रा को प्रारंभ किया था चीन से। ठीक है, तो 629 और अगर आप 1400 को जोड़ लेंगे तो आपका लगभग 21वीं सदी हो जाएगा। तो अभी चल भी रहा है 21वीं सदी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था, ये क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था। तो वेनसांग जो है ये आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। किसके शासन काल में आया था? ये हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, उसी तरह से फाहियान है। फाहियान के बारे में पूछा जाता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था भारत? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में और फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और वह हर्षवर्धन जो है, वेनसांग जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में काफी साल रहा, लगभग 6 7 8 साल नालंदा विश्वविद्यालय में गुजारा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस नदी का चयन कीजिए जिस पर कौन सा बांध बंधा है? जिस पर सिंगूर बांध बंधा है। कौन सा बांध बंधा है? जिस पर सिंगूर बांध बंधा है। तो किस नदी पर सिंगूर बांध बंधा है? ये बंधा है मंजीरा नदी पर। कौन सा? मंजीरा नदी पर। इसे मंजीरा नदी भी कहा जाता है और मंजीरी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर है। अगर नर्मदा की बात की जाए इस पे कौन सा बांध बना है? तो इस पे एक बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। आपसे पूछा जाएगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये है नर्मदा नदी पर। किस पर है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगर अगर बात की जाए, एक मिनट, ये क्या हो गया? अगर बात की जाए झेलम की तो ये क्या हो गया है? अगर झेलम नदी की बात की जाए तो झेलम नदी का प्रमुख बांध है कौन कौन सा? उड़ी बांध। आपसे पूछा जाएगा कि उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो उड़ी बांध झेलम नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। और कौन सा स्थित है इस पर? तो किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। किशन
गंगा जल विद्युत परियोजना, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना किस पर स्थित है? तो किशन गंगा जल विद्युत परियोजना भी झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। और उरी बांध भी झेलम नदी पर स्थित है। वहीं अगर कावेरी नदी की बात की जाए, कावेरी पर कौन कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है। तो मेट्टूर बांध जो है वो स्थित है कावेरी नदी पर। किस पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। राजा सागर बांध किस पर स्थित है? तो वो भी कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों में केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए राजी किया था? यानी कि गांधी जी का ऐसा कहना था कि दांडी यात्रा में केवल पुरुष ही पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन किसके सिफारिश पर उन्होंने महिलाओं को भी इसमें शामिल किया था? क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमला देवी चट्टोपाध्याय के सिफारिश पर ही, उनके मतलब उनके विनती से ही महात्मा गांधी एग्री हुए थे इस बात को लेके कि महिला भी दांडी यात्रा में शामिल होगी, ठीक है। किसके कहने पर? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय की कहने पर, ठीक है। अगर दांडी यात्रा की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि दांडी यात्रा प्रारंभ कब हुआ था? तो दांडी यात्रा जो है, दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा? 12 मार्च 1930 को। कहां से? साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि नमक कानून को तोड़कर महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये प्रारंभ किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को। कब प्रारंभ किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि दांडी यात्रा कुल कितने दिनों का यात्रा था? तो दांडी यात्रा जो है ये कुल था 24 दिनों का यात्रा। कितने दिनों का यात्रा था? 24 दिनों का यात्रा। अगर आपसे पूछ ले कितने मील का यात्रा था, तो 240 मील का। कितने मील का यात्रा था? 240 मील का यात्रा था, ठीक है। 240 मील का यात्रा था। अगर वहीं आपसे किलोमीटर में पूछ लिया जाए कि दांडी यात्रा कुल कितने किलोमीटर का यात्रा था, तो 385 किलोमीटर का। कितने का? 385 किलोमीटर का यात्रा था। दांडी यात्रा में कुल कितने सदस्य पार्टिसिपेट किए थे? तो कुल 79 सदस्य। कितना? 79 सदस्य, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी के साथ कुल कितने और अन्य सदस्य थे, तो अगर गांधी जी के साथ आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर 78 हो जाएगा, क्योंकि एक तो गांधी जी हो जाएगा, एक तो गांधी जी हो जाएंगे और 78 अन्य सदस्य हो जाएंगे, यानी कि कुल सदस्य 79। और गांधी जी के साथ कितने सदस्य थे? तो गांधी जी के साथ 78 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 78 सदस्य, ठीक है। आई होप इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, आप लोग नोट डाउन भी कर लेंगे होंगे। आइए फिर से बता देती हूँ कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया गया था? 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो नमक कानून तोड़कर कब अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस तरीके से घुमा के पूछ लिया जाए कि दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे 12 मार्च 1930 को, तो वो पहुंचे कब थे? तो 5 अप्रैल को ही पहुंच गए थे। लेकिन नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब किए थे? तो 6 अप्रैल 1930 को। कब प्रारंभ किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन? 6 अप्रैल 1930 को। और दांडी यात्रा कुल कितने दिनों का यात्रा था? तो 24 दिनों का यात्रा था। कितने दिनों का यात्रा था? कुल 24 दिनों का यात्रा था, ठीक है। और कितने मील का यात्रा था? तो 240 मील का यात्रा था। और कितने किलोमीटर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 385 किलोमीटर। कितने? 385 किलोमीटर। कुल कितने सदस्य थे? 79। गांधी जी के साथ कितने सदस्य थे? तो 78, ठीक है। और किसके कहने पर महिला को शामिल किया गया था दांडी यात्रा में? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है साम्राज्यों का कब्रिस्तान? तो ये कहा जाता है अफगानिस्तान को। किसे कहा जाता है? अफगानिस्तान को, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को। किसे कहा जाता है? हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड जो है
ये कहा जाता है कुर्ग को। किसे कहा जाता है? कुर्ग जो है ये कर्नाटक का एक शहर है। कहाँ का एक शहर है? कर्नाटक का एक शहर है कुर्ग। कुर्ग को ही क्या कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पिंक शहर के नाम से किसे जाना जाता है? पिंक शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपुर को। किसे जाना जाता है? जयपुर को पिंक शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन? आपसे पूछा जा सकता है कि सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंगलुरु को। किसे जाना जाता है? बंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। ठीक है। सूती वस्त्र का राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्र का राजधानी मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है सूती वस्त्र का राजधानी? तो सूती वस्त्र का राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरों का देश पाकिस्तान को। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है झीलों का देश? झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। जबकि नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। साम्राज्यों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? साम्राज्यों का कब्रिस्तान अफगानिस्तान को कहा जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ रहा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1990 में महिला आयोग अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? अगर स्थापना की बात पूछ लिया जाए कि स्थापना कब हुआ था, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1992। क्या हो जाएगा? सन 1992 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थी? प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। कौन थी? जयंती पटनायक जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी और इसकी स्थापना सन 1992 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियमित हुआ था 1990 में। ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है विजया रहाटकर। कौन है? विजया रहाटकर। बहुत दिनों तक रेखा शर्मा ही थी। तो आप लोग जब रेखा शर्मा ऑप्शन में देखेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं बता दूं इसलिए कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है विजया रहाटकर। कौन है? यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। विजया रहाटकर। ठीक है। विजया रहाटकर वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बैराला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है ये बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुशेश्वर बांध, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये दरभंगा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दरभंगा में स्थित है। ठीक है। वही अगर आपसे पूछे पंत अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पंत अभ्यारण्य तो ये नालंदा में स्थित है। कहाँ स्थित है? नालंदा में। भीम बांध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, कहाँ स्थित है? भीम बांध पक्षी अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंगेर में स्थित है। ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो चंपारण में। कौन सा चंपारण में? पश्चिमी चंपारण में। भारत में बोल रहे, सॉरी, बिहार में वर्तमान में एक ही टाइगर रिजर्व है। कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। दूसरा बनने का प्रस्ताव रखा गया है। कौन सा? कैमूर को टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया जाएगा। तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व हो जाएगा कैमूर। ठीक है। और पहला कौन सा है? तो वाल्मीकि है, जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ठीक है। तो भीम बांध कहाँ है? भीम बांध कहाँ है? तो ये स्थित है मुंगेर में। उसी तरीके से आपसे पूछा जाए गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है? तो गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? कटिहार में स्थित है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडरमा की अगर बात की जाए तो भारत का अवरक राजधानी, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का अवरक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोडरमा को भारत के अवरक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। कुशीनगर की अगर बात की जाए तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, आपसे पूछा जा सकता है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था?
निर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उसी तरीके से महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी तरीके से उनके गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो वो संबंधित थी ओडिसी से। किससे संबंधित? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी लक्ष्मी प्रिया महापात्रा। ठीक है, अगर कुचिपुड़ी की बात की जाए तो कुचिपुड़ी जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी है। कथकली की अगर बात की जाए तो कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का ही है। कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, अगर सत्रिया की बात की जाए, सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये शास्त्रीय नृत्य है असम का। कहाँ का नृत्य है? असम का। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे एक कथक होता है। कथक आपसे पूछा जा सकता है कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? ये उत्तर भारत का है। कहाँ का है? उत्तर भारत का। ठीक है, उत्तर भारत का। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुरी से तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम केरल का है। कहाँ का है? मोहिनी अट्टम केरल का है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहे? निम्नलिखित में से किस शहर को भारत की वाइन कैपिटल के रूप में जाना जाता है? किस नाम से? वाइन कैपिटल। वाइन कैपिटल, वाइन मतलब शराब होता है, यानी कि शराब के कैपिटल के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? नासिक को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? नासिक को जाना जाता है। ठीक है, आइए अब बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अरब सागर का मोती किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? कोच्चि को जाना जाता है। किसे को जाना जाता है? अरब सागर की रानी के नाम से कोच्चि को जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर तो मैं दे चुकी थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय को अस्तित्व में आए कब आए थे? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? यहाँ गठन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? तो ये आया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर वही स्थापना की बात की जाए या फिर शुरू कब हुआ था, तो हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपना कार्य प्रारंभ या फिर शुरू कब हुआ था या स्थापना कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950। लेकिन अस्तित्व में कब आया था? तो अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। अगर 26 नवंबर 1949 की बात की जाए तो ये डेट किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये डेट प्रसिद्ध है क्योंकि संविधान को आंशिक रूप से इसी दिन अंगीकृत किया गया था। ठीक है, यानी कि संविधान के कुछ भाग, कुछ अनुच्छेदों को इसी दिन एक्सेप्ट कर लिया गया था, यानी कि लागू कर दिया गया था। कुल 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। कितने अनुच्छेदों को? 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। और संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? क्वेश्चन कभी कभी ऐसा ही पूछा था कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और 15 अगस्त की बात की जाए तो 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को 15 अगस्त 1949, सॉरी 1949 है, अगर 1947 यहाँ दे दिया जाए, 1947 दे दिया है, तो हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीली क्रांति भारत में पहली बार निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नीली क्रांति की बात की जाए तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध झींगा मछली से है। किससे है? झींगा मछली से है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध
झींगा मछली से है, ठीक है। सॉरी, नीली क्रांति पूछ रहे हैं ना, नीली क्रांति का मछली संबंध मत्स्य उत्पादन से है। झींगा मछली का संबंध तो किससे संबंध है, इसका गुलाबी क्रांति से संबंध है। किसका संबंध है, झींगा मछली का गुलाबी क्रांति से संबंध है, ठीक है। और नीली क्रांति की बात की जाए तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। अगर आपसे पूछा जाए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से संबंधित है। किससे संबंधित है, जूट से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, जूट से संबंधित है। उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, आलू उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या बोला जाता है, पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। काली क्रांति का संबंध किससे है, तो काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम से और कोयला से, ठीक है। पेट्रोलियम और कोयला से संबंधित है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है, तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से। और हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है खाद्य उत्पादन से। किससे संबंधित है, खाद्य उत्पादन से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से काला अनुक्रम सांप्रदायिकता पंचाट, अच्छा काला अनुक्रम सजाना है कि कौन कौन सा कब कब हुआ था। तो अगर साइमन कमीशन की बात की जाए तो ये भारत कब आया था, ये आया था 3 फरवरी 1928 को। कब आया था, 3 फरवरी 1928 को आया था। कम्युनल अवार्ड की बात की जाए तो ये कब रखा गया था, ये रखा गया था 16 अगस्त 1932 को। कब रखा गया था, 1932 को, ठीक है। अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था सन 1930 में। कब हुआ था, सन 1930 में। गांधी इरविन वार्ता की बात की जाए तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। आपको मैं बता दूं कुल गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। कब कब, प्रथम 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस कितने गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि भाग लिया था, तो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन सेकेंड गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस के तरफ से कोई प्रतिनिधित्व भाग लिया था, ठीक है। और आपसे पूछा था कि भीमराव अंबेडकर जो है वो कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन को मिलाते हैं। ये क्या कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि क्रमानुसार सजाइए। तो पहले हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका साइमन कमीशन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा डी, यानी गांधी इरविन समझौता। इसके बाद हो जाएगा ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं जस्ट लिख दी हूँ, आप लोग सारा नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर आप क्रम वाइज सजा लीजिएगा। मैं ऐसे तो मैं आंसर दे ही दी हूँ कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सोमेश्वर की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। सोमेश्वर की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी की ऊंचाई है 880 मीटर। कितनी है, 880 मीटर। हालांकि कहीं कहीं 878 मीटर भी देता है और 877 मीटर भी देता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर होगा 880 मीटर। कितना हो जाएगा, 880 मीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की सर्वोच्च मतलब सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी ही हो जाएगा। सबसे ऊंची कौन सी है, सोमेश्वर की चोटी, ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में परमंडल की संख्या कितनी है, तो बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है। बिहार में कुल परमंडलों की संख्या 9 है। कितने हैं, 9 है। कौन कौन से परमंडल है, आइए देख लेते हैं कौन कौन से परमंडल है। एक तो हो जाएगा मगध परमंडल, कौन सा, मगध परमंडल। पटना परमंडल, और कौन सा हो जाएगा, तिरहुत परमंडल, और पूर्णिया परमंडल। मुंगेर परमंडल, भागलपुर परमंडल, सारण, क्या ना हो जाएगा, 1 2, और कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा मगध हो गया, पटना, तिरहुत, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, सारण
और मगध नहीं लिखे हैं, मगध तो लिखे हैं, तिरहुत लिखे हैं, दरभंगा एक हो जाएगा, दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल। ठीक है, तो ये आपके कुल 9 प्रमंडल हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में अगर अनुमंडलों की संख्या पूछ लिया तो अच्छा एक तो छूट ही गया, कोशी प्रमंडल, कोशी प्रमंडल। तो इस प्रकार 9 प्रमंडलों हो गया। कितने प्रमंडल? 9 प्रमंडल। कौन कौन सा? मगध, पटना, तिरहुत, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, सारण, दरभंगा और कोशी, 9 प्रमंडल हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम जिला किस प्रमंडल में, तो सबसे कम जिला है भागलपुर प्रमंडल में। कितने जिले हैं? मात्र 2 जिले हैं। कौन कौन सा? एक तो स्वयं भागलपुर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा बांका। कौन सा? बांका। ये मात्र 2 जिले हैं भागलपुर प्रमंडल में। ठीक है, अगर अनुमंडलों की पूछा जाए कि अनुमंडलों की संख्या कितनी है बिहार में, अनुमंडलों की संख्या, तो अनुमंडलों की संख्या 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कुल पंचायतों की संख्या, कुल पंचायतों की संख्या कितनी है बिहार में, तो 8387 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8387 हो जाएगा कुल पंचायतों की संख्या। ठीक है, अगर अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए, क्या बोला जाता है कि बिहार में जिला, तो बिहार में जिला तो आप जान ही रहे हैं कि 38 जिला है। कितने हैं? 38 जिला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है, तो अगर आपसे नगर निगम पूछ लिया जाए कि नगर निगम की संख्या कितनी है बिहार में, तो नगर निगम की संख्या है, कितने हैं बिहार में? 19 है। कितने हैं? 19 है। पहले 18 था, लेकिन नया नगर निगम कौन सा बना है? तो रोहतास नया नगर निगम, 19वां नगर निगम कौन सा है? रोहतास है। और अगर आपसे पूछ ले नगर परिषद, बिहार में नगर परिषद की संख्या कितनी है, नगर परिषद की संख्या कितनी है, तो नगर परिषद की संख्या 88 है। कितनी है नगर परिषद की संख्या? 88 है। और अगर नगर पंचायत की बात की जाए कि नगर पंचायत कितने हैं बिहार में, नगर पंचायत, तो नगर पंचायतों की संख्या 154 है। कितने हैं बिहार में? 154 नगर पंचायत हैं। नगर निगम की संख्या 19, नगर परिषद की संख्या 88 और नगर पंचायत की संख्या 154 है। अनुमंडलों की संख्या 101, कुल पंचायतों की संख्या 8387 है। कितने हैं? 8387 हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चनों की संख्या समाप्त हो गया आज यही। मिलते हैं अगले वीडियो में और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को लेके। और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चन इसमें उठाए गए हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिहार का क्वेश्चन ही मैं इसमें इंक्लूड कर दी हूँ क्योंकि मैं टोटल एग्जाम बिहार का ही बता रही हूँ। जैसे कि रेलवे एक सेंट्रल लेवल का है, बाकी तो बीएसएससी या 71वीं बीपीएससी जब क्वेश्चन एग्जाम आएगा तो उसमें भी बिहार से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे। और मैं बिहार का क्वेश्चन का क्वांटिटी और भी बढ़ा दूंगी 2-3 वीडियो के बाद। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा और नोट डाउन भी जरूर करते रहिएगा। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।